हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएस लर्निंग। मैं भावना कौशिक आज से आपको पढ़ाने जा रही हूँ भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। ये मेरी पहली क्लास है और पहली क्लास का मैं आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। कौन सा टॉपिक है? भारत का परिचय। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे एंड रेगुलर देखते रहेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ 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 आप इसे रेगुलर देखना, जो भी कमी हो मुझे बताना, ठीक है? ये आपके सारे एग्ज़ाम में लाइक गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सारे वनडे एग्ज़ाम में काम आएगा। सो प्लीज़ इसे आप रेगुलर देखते रहना। एंड जहाँ भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, ठीक है? कि मैम मुझे ये समझा दीजिए या मुझे कुछ भी समझा दीजिए, तो मैं अपने टॉपिक में वो चीज़ और ऐड कर लूँगी और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊँगी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंडिया, ठीक है? भारत के भिन्न नाम हैं, जैसे कि आपको पता है कि भारत के भिन्न नाम हैं, जैसे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत और जम्बूद्वीप। हालांकि भारत के इतने नाम हैं, तो इतने नाम के पीछे एक न एक कहानी छुपी हुई है। वो कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। चलिए सुनिए। तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा कि प्राचीन समय में हस्तिनापुर के एक राजा थे। कौन थे? राजा दुष्यंत, ठीक है? और उनकी जो प्रेमिका थी शकुंतला, और इन दोनों का जो पुत्र हुआ वो कौन? भरत। और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम पड़ा, कौन सा? भारत, ठीक है? तो ये इनकी स्टोरी है। हिंदुस्तान कैसे पड़ा? हिंदुस्तान यानी कि ईरानी मतलब पर्शियन। जब पर्शियन यानी कि ईरानी भारत आए प्राचीन समय में, ये चूँकि ये विदेशी आक्रमणकारी थे और स्थल मार्ग से भारत आते थे, स्थल मार्ग से भारत की ओर आए, आक्रमण किया, ठीक है? तो ये भारत आए तो बीच में सिंधु नदी पड़ती थी, तो सा को हा बोलते थे, तो सिंधु को हिंदू कहा, और अब हमारे भारत को क्या नाम दे दिया? हिंदुस्तान। यानी सिंधु के पार रहने वाले लोगों को कह दिया हिंदुस्तान, ठीक? और इंडिया नाम किसने दिया? ये दिया है यूनानियों ने। अभी ये पेपर में आता है कि इंडिया नाम किसने दिया है, और आपको ऑप्शन में मिलेंगे 4, ईरानी, यूनानी, या पुराणों में दिया गया, या नन ऑफ दिस। तो आपको बताना होगा कि इंडिया नाम यूनानियों के द्वारा दिया हुआ है। आज हमारे भारत को जो संविधान में भी 2 नाम दिए गए, एक भारत और इंडिया। कौन से? हम भारत के लोग, ठीक है? लेकिन इंडिया किसने दिया है? ये दिया है यूनानियों ने, ठीक? अब हम बात करें आर्यव्रत। तो आर्यों के निवास स्थान के कारण ही आर्यव्रत पड़ा। अब आर्यों का निवास स्थान कहाँ पे था? आर्यों का निवास स्थान था उत्तर भारत में, ठीक है? प्राचीन समय में जो वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 1500 से 1000 से 600 ईसा पूर्व में जो आर्यों का निवास स्थान था वो नॉर्थ में था, यानी कि उत्तर भारत में। तो इसे इनकी निवास स्थान के कारण ही हमारे भारत को एक और बेहतरीन नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? आर्यव्रत। और जम्बूद्वीप, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें से एक ग्रंथ है पुराण, ठीक? तो पुराणों में कई सारे द्वीपों की चर्चा की गई है, उनमें से एक द्वीप की चर्चा की गई है, कौन सा? जम्बूद्वीप। तो इस प्रकार हमारे भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया, ठीक है? चलिए देखिए, मैं आपको अगर मैप में समझाऊं तो मैप में मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। मैप में मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि यहाँ से ईरानी आए, ठीक? यहाँ पे अपनी बहती थी सिंधु नदी, ठीक है? सिंधु नदी तो आज भी बहती है, ठीक है? यहाँ से ऐसे यहाँ से उद्गम होता था इसका, ठीक है? और ऐसे बहती थी। तो ईरानी आए, तो ईरानियों ने सिंधु नदी ना बोल के इन्होंने कहा हिंदू नदी, ठीक है? और सिंधु के पार रहने वाले लोगों को कह दिया हिंदुस्तान। तो ऐसे पड़ गया क्या? सा को कहा इन्होंने हा, सिंधु को हिंदू, और सिंधु के पार रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान, ठीक? अभी आर्यव्रत, जैसे कि उत्तर भारत में ये आर्य रहते थे, तो इनके निवास स्थान के कारण ही इनको कह दिया आर्यव्रत। तो आर्यव्रत ऐसे नाम पड़ा भारत का। तो अभी समझ में आया कि हमारे भारत के कितने नाम हैं? हमारे भारत के कितने नाम हैं भाई? तो आपको समझ आया होगा कि हमारे भारत के नाम है, पहला भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत और जम्बूद्वीप, ठीक है? चलिए मैं अब आपको आगे बताती हूँ, ठीक? देखिए, जैसे भारत में अब कितने राज्य हैं? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप सबको पता होगा। हमारे भारत में अब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं?
28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए, पहले तो दिल्ली, ठीक, फिर आएगा आपका चंडीगढ़, फिर आपका दादर नागर हवेली और दमन दीव। पहले ये अलग अलग थे। कौन थे? अलग अलग थे, दादर नागर हवेली और दमन दीव, लेकिन अब ये एक कर दिए गए हैं, ठीक। और फिर है आपका लक्षद्वीप। अभी पूछ दिया जाता है भाई कवरत्ती किसकी राजधानी है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश की, तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कवरत्ती तो मुझे पता ही नहीं है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की है। तो मैं बताती हूँ, कवरत्ती आपकी है राजधानी लक्षद्वीप की। किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की, ठीक है। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक। अब नेक्स्ट आपका है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हुआ करते थे, पहले स्टेट थे, लेकिन इनको 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हुआ किसमें? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, ठीक है। और लद्दाख को भी अलग किया गया, कब? 31 अक्टूबर 2019 को घोषित किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को ही प्रभावी किया गया। ये आपको पूछ लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर को कब घोषित किया गया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में? 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। और अलग कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। और लद्दाख को कब किया गया घोषित? तो इसको आप कहेंगे 31 अक्टूबर 2019 को घोषित किया गया और प्रभावी कब हुआ? तो आप इसे भी कहेंगे कि भाई लद्दाख भी 31 अक्टूबर 2019 को ही प्रभावी हुआ, ठीक। अगर हम बात करें आगे पांडिचेरी, क्या बात करें? अगर हम बात करें आगे पांडिचेरी, तो पांडिचेरी में भी आपको याद रखना होगा, ये पूछ लिया जाता है कि पहले तो आप ये बताइए, आप हमें ये बताइए कि पांडिचेरी के कितने ज़िले हैं। तो आपको बताना होगा कि मैम पांडिचेरी में 4 ज़िले हैं, ठीक है। कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं। और ये पूछ लिया जाता है कि 4 ज़िले कितने स्टेट के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना होगा कि मैम 4 ज़िले जो हैं पांडिचेरी के, वो 3 स्टेट के अंतर्गत आते हैं। कितने? वो आते हैं 3 स्टेट के अंतर्गत, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि इसके जो ज़िले हैं 4, वो कौन कौन से हैं। देखिए, पहला तो आपका आ जाएगा यनम, ठीक। दूसरा आ जाएगा कराईकल, तीसरा आ जाएगा पुदुचेरी, चौथा आ जाएगा माहे। और माहे की सबसे खासियत, सबसे अच्छी बात ये है कि पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा ज़िला कौन सा है हमारे भारत में, ठीक है। तो कोई नहीं बता पाता है कि भाई एक ऐसा ज़िला भी है, ठीक है, एक ऐसा ज़िला भी है जो भारत में सबसे छोटा है और वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश का ही ज़िला है। किस केंद्र शासित प्रदेश का? पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का, जिसका नाम है माहे। वो सबसे छोटा ज़िला है। और माहे की स्थिति क्या है भाई? ये पड़ता है आपका केरल में, ठीक है। कराईकल कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। यनम कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। और पुदुचेरी कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, अब हम आपको मैप में बताते हैं, ठीक है। मैप में हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे कौन से स्टेट में कौन कौन से ज़िले हैं। देखो, ये इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा, ये पूरा इतना हुआ करता था। ये तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश में शामिल था, लेकिन 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014 ये डेट याद रख लीजिए कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, इसलिए आंध्र प्रदेश की स्थिति अब कम हो गई क्योंकि इसका विभाजन हो गया तेलंगाना में, ठीक। तो हमें बस तेलंगाना याद नहीं रखना है, हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है ये आपका आंध्र प्रदेश। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पांडिचेरी का ज़िला पड़ता है पहले नंबर पे, ठीक है, जिसका नाम है यनम। क्या नाम है? यनम, 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 ठीक। दूसरा है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा है? कराईकल। तमिलनाडु में कौन सा है? कराईकल है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा है? कराईकल। और तीसरा है पांडिचेरी। कौन सा है? पांडिचेरी। ये मैंने बना दिया 30 है, यह तीसरा, ठीक। और ये आ गया आपका ये तटीय राज्य जो है ऐसा, ये है केरला। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माहे। और माहे कैसे बताया मैंने आपको बताया कि माहे सबसे छोटा ज़िला है, ठीक है। तो एक आपका आ गया आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कौन सा ज़िला है आंध्र प्रदेश में? यनम। और ये आपका पहले नंबर पे। दूसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 ज़िले पड़ते हैं, पहला तो कराईकल है, ठीक है, दूसरा पांडिचेरी है। और तीसरा आपका आ जाएगा केरला में। केरला में कौन सा? माहे। तो कितना हो गया? यनम 1,
यनम हो जाएगा ए, दूसरा कराईकल, तीसरा पांडिचेरी और चौथा माहे। तो ये स्थिति आपकी क्लियर हो गई। सो प्लीज़ ये याद रख लेना कि पांडिचेरी में कितने ज़िले हैं, 4 हैं, यनम, कराईकल, पुदुचेरी और माहे। और इनकी स्थिति कितने राज्य में, इनकी स्थिति है आपकी 4 राज्य में। इनकी स्थिति है 3 राज्य में। इनकी स्थिति आपकी कितने राज्य में, इनकी स्थिति है 3 राज्य में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, और केरल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा और आप इसे रेगुलर देखते रहेंगे। जहाँ भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं आपको आपका जो भी आपकी एडवाइस होगी मैं उसको मानूंगी और कुछ चीज़ें अपनी कंटेंट में उसको लिखूंगी और आप सभी को पढ़ाऊंगी, ठीक है। और जहाँ भी आपको दिक्कत हुई तो वो भी बताना, मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी ताकि आप सभी को समझ आ जाए और मैं अपनी तरफ से आपको कुछ सिखा पाऊँ। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना और रेगुलर पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं भारत की स्थिति, यानी कि स्टेटस ऑफ इंडिया। क्या है? स्टेटस ऑफ इंडिया। अब पता होगा कि भारत अगर पूछ लिया जाए कि किसी व्यक्ति ने अगर आपसे पूछ लिया कि ये बताइए कि भारत की स्थिति गोलार्ध में, ठीक है, तो कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे कि मैम ने मुझे तो ये बताया ही नहीं कि भारत की स्थिति गोलार्ध में कहाँ पर है, ठीक है, यानी कि ग्लोब, गोलार्ध मतलब ग्लोब, ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ पर है। चलिए तो आप क्या बताएंगे, देखो जैसे ये बना दिया मैंने ग्लोब यानी कि गोलार्ध, ठीक है। ये आपकी ग्लोब यानी कि गोलार्ध को काटने वाली बीच में भूमध्य रेखा बना दी, इसे कहते हैं 0 डिग्री रेखा या फिर भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये आपको बना दिया मैंने 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा, ठीक। अभी हम बताएंगे आगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। खैर इतना समझ लीजिए कि जो लेटी हुई यानी कि क्षैतिज रूप में जो रेखाएं होती हैं तो उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो खड़ी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो हमारे भारत की स्थिति, ये जो देशांतर रेखा है, कौन, ये जो देशांतर रेखा है, ठीक है, ये देशांतर रेखा के यहाँ पे पूर्व में पड़ता है, ठीक है। और भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री, ठीक है, भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री इसके नॉर्थ में पड़ती है, ठीक है। तो भारत की स्थिति कुछ ऐसी है। तो ये कौन सी लोकेशन है, ये हो गई आपकी उत्तर पूर्व। तो हमारे भारत की स्थिति उत्तर यानी भूमध्य रेखा के उत्तर और पूर्व यानी कि देशांतर रेखा के पूर्व में है। तो हम कहेंगे कि हमारे भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है। कहाँ पे है? हमारे भारत की स्थिति ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अगर कोई पूछ लिया जाए तो प्लीज़ बता देना, अभी ये मत करना कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ग्लोब में हमारे भारत की स्थिति कहाँ पर है, ठीक। अब बताते हैं कि देखिए एशिया महाद्वीप, तो हमारे विश्व में कई सारे महाद्वीप हैं, ठीक है। ग्लोब पर कई सारे महाद्वीप हैं, ग्लोब पर कई सारे महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। उसमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? उसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ठीक है। और भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति एशिया में पड़ता है, ठीक है। तो एशिया की स्थिति यह है कि एशिया यहाँ तक पड़ता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, एशिया ग्लोब में एशिया ग्लोब में क्या एशिया की स्थिति क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया आपका ग्लोब, ये है ग्लोब, ठीक है, ये भूमध्य रेखा। तो एशिया आपका एशिया इतना है आपका, ठीक है, ऊपर अमेरिका है, ठीक है। तो भारत जो है वो एशिया में ही पड़ता है, एशिया में, ठीक है। और कहाँ पड़ता है? भारत पड़ता है दक्षिण एशिया में, भारत पड़ता है दक्षिण एशिया में। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भारत की स्थिति एशिया में कहाँ पर है? उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, मध्य में, दक्षिण में। तो आपको बताना होगा कि मैम भारत की स्थिति दक्षिण में है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है। और भारत जो है वो हमारा ना कि अफ्रीका का, ना उत्तर अमेरिका का, ना दक्षिण अमेरिका का, ना यूरोप का, बल्कि
भारत हमारा एशिया महाद्वीप का भाग है। कौन से महाद्वीप का भाग है? तो बताना होगा कि भारत हमारा एशिया महाद्वीप का ही भाग है। ठीक है, और कहाँ पड़ता है? एशिया के दक्षिण में, और दक्षिणी देशों को मिलाकर सार्क नामक एक संगठन बना। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कि ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। कहाँ पर है? दक्षिण में है। ठीक, अभी हम बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। तुम कहेंगे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अभी हम बात आगे करते हैं। ये तो हम बता ही चुके हैं ना आपको, ये हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय क्षेत्र एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, और यह भारतीय प्लेट पर स्थित है जो हिमालय से लेके हिंद महासागर की ओर प्रक्षेपित है। ठीक, अभी हम आगे बताते हैं कि अगर आपको पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, तो सीधा बता देंगे 32,87,263। कितना है? 32,87,263। ठीक, तो आपको ये तो सबको याद है कि हम बताएंगे कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन कितने विश्व यानी वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप क्या बताएंगे कि मैम वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। ठीक है, कितना परसेंट है? 2.4% है या फिर 2.43% है। और विश्व की जनसंख्या का कितना है? विश्व की जनसंख्या का है 17.5%। कितना है? 17.5%। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, इसे इग्नोर मत करना। ठीक है, अभी ये नहीं पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो आपने बता दिया 32,87,263। नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो आप बताएंगे कि मैम 2.43% है। और विश्व की जनसंख्या का कितना है, तो आप बताएंगे 17.5%। ये क्वेश्चन आता है कि विश्व की जनसंख्या का भारत की ये कि कितना प्रतिशत है, तो बताना होगा 17.5%। ठीक, अभी हम बात करते हैं कि भारत क्षेत्रफल में कौन से स्थान पे आता है। भारत क्षेत्रफल में कौन से स्थान पे आता है, तो आपको बताना होगा कि भारत क्षेत्रफल में 7वें स्थान पे आता है। कौन से? 7वें। और जनसंख्या में कौन से स्थान पे आता है, तो दूसरे स्थान पर आता है। जनसंख्या में तो दूसरे नंबर पे आता है। तो क्षेत्रफल में पहले, दूसरे, तीसरे पे नंबर पे भी तो कोई देश आएंगे। अगर भारत 7वें नंबर पे आता है तो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कोई ना कोई देश तो आएंगे। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ मैप से। देखो, ये हो गया आपका पूरा मैप। ठीक, ये हो गया है विश्व का मैप। तो मैं समझाती हूँ। पहले नंबर पे आपका आ जाएगा यहाँ रूस, दूसरे पे आ जाएगा कनाडा। ठीक, तीसरे नंबर पे आ जाएगा यूएसए। ठीक, चौथे पे आ जाएगा आपका यहाँ पे चीन। ठीक, 5वें पे आपका आ जाएगा ये ब्राज़ील। 6वें पे आ जाएगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया। 7वें पे क्या आ जाएगा? भारत। और 8वें पे यहाँ पर है अर्जेंटीना की स्थिति। ठीक, तो हम करेंगे जिग जैग जिग। देखो, हमने ऐसे जिग किया रसिया से। ठीक है, तो हम पहुँच गए हैं कनाडा। फिर हमने नीचे लाए तो हम पहुँच गए रूस पे, हम पहुँच गए हैं यूएसए पे। फिर हमने जैग किया ऐसे जिग जैग। फिर हमने ऐसे किया एकदम सीधे हम चले तो हम पहुँच गए चीन पे। और फिर हमने नीचे हम ऐसा लाए, ठीक है, तो ब्राज़ील पे। और फिर सीधा किया तो ऑस्ट्रेलिया पे। और फिर ऐसे ऊपर उठाए तो भारत पे। और फिर ऐसे नीचे लाए तो ऐसे अर्जेंटीना। तो कौन हो गए? पहले रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए है, ठीक है, चौथा चीन है, 5वां आपका ब्राज़ील है, 6वां ऑस्ट्रेलिया है, 7वां भारत है और 8वां अर्जेंटीना है। ठीक है, चलिए अभी क्षेत्रफल में आपको पता है। अब जनसंख्या की हम बात कर लें। ठीक, ये क्वेश्चन आया था जनसंख्या पे कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे कौन कौन से देश हैं, उनको क्रोनोलॉजी में लगाएं। इतना तो सबको पता है भाई कि चीन है पहले नंबर पे, दूसरे पे भारत टक्कर दे रहा है। लेकिन तीसरे और चौथे पे किसी को पता ही नहीं है। पता कहाँ से होगा? जब पढ़े होंगे आगे तभी तो पता होगा। तो तीसरे और चौथे पे है आपका अमेरिका, और चौथे पे, तीसरे पे अमेरिका, और चौथे पे इंडोनेशिया, और 5वें पे आ जाएगा बेचारा पाकिस्तान। कौन आ जाएगा? पाकिस्तान। ठीक है, तो हम मैप में समझ लेते हैं। यहाँ पर
मैप में हम समझते हैं कि भाई पहले पे यहाँ पर ये चीन समझ लीजिए, दूसरे पे अपना भारत आ जाएगा, ठीक है, तीसरे पे यूएसए है, ठीक है, और यहाँ छोटे छोटे से द्वीप हैं, जैसे कि इंडोनेशिया के कई सारे द्वीप हैं, लावा, जावा, लोम्बोक, ठीक है। तो ये आपका पड़ता है कौन सा, चौथे नंबर पे, ठीक है। और पाँचवा यहाँ पे उत्तर पश्चिम में जो है, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। तो पाँचवें नंबर पर जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान होगा। तो पहले पे चाइना है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे आपका यूएसए है, चौथे पे इंडोनेशिया है, और पाँचवें पे कौन है, पाँचवें पे पाकिस्तान है, ठीक है। चलिए अब हम आगे आपको समझाते हैं। देखिए अब आप समझिए कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आगे आपको बताऊंगी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो अब वो समय आ गया है कि मैं आपको समझा सकूं कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, ठीक है। देखिए ये आपका मैप दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये है आपकी अक्षांश रेखाएं, ये है आपकी अक्षांश रेखाएं, ठीक है, जो कि लेटी हुई हैं क्षैतिज रूप में, और ये देशांतर रेखाएं जो कि खड़ी हुई है लंबवत रूप में। अगर हम पारिभाषिक रूप में इसको समझें तो हम कहेंगे कि ऐसी रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, या ऐसी रेखाएं जो क्षैतिज रूप में होती हैं, उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ऐसी देशांतर रेखाएं जो लंबवत होती हैं या ऊर्ध्वाधर होती हैं, या ऐसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं जैसे कि भूमध्य रेखा, यहाँ पर 0 डिग्री रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा हमारे ग्लोब यानी कि गोलार्ध को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सी रेखा काटती है, 0 डिग्री रेखा या फिर भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये रेखा या ये अक्षांश रेखा सबसे बड़ी होती है। ऐसे ही देशांतर रेखा है, ठीक है, देशांतर रेखा या फिर इसे कहते हैं 0 डिग्री रेखा या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा, जो कि यूरोप के लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से निकाली गई है। देशांतर रेखा हमें किसी देश की समय स्थिति के विषय के बारे में बताती है। और अक्षांश रेखाओं की भूमिका क्या होती है, अक्षांश रेखाएं वहाँ की स्थिति, तापमान, जलवायु इत्यादि के बारे में दर्शाती है। तो इन दोनों में यही अंतर होता है, और इन दोनों रेखाओं की अपनी अपनी अलग अलग विशेष भूमिका होती है। तो हर देश की अपनी अलग अक्षांश रेखा है और अलग देशांतर रेखा है। उसी प्रकार हमारे भारत की अलग अक्षांश रेखा है और अलग देशांतर रेखा है, ठीक है। चलिए तो हम पहले आपको बताते हैं कि भारत की कितनी अक्षांश रेखा है और कितनी देशांतर रेखा है। चलिए देखो, भारत का उत्तर अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत का पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भारत का संपूर्ण विस्तार कितना है, ठीक है, संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, तो हम बात करेंगे 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। चलिए अब हम मैप में समझते हैं। मैप हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब हम मैप में समझते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा मैप, ठीक। तो हम यहाँ से बात करेंगे अक्षांश रेखा। मैंने कहा था ना, लेटी हुई रेखाओं को या क्षैतिज रूप में रेखाएं जो होती हैं पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है हमारा भारत, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, यानी 0 डिग्री रेखा के उत्तर में है। तो ये कितनी हो जाएगी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। क्या है, अक्षांश रेखा। कई सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। जैसे ये गोलार्ध बनाया था, ये बीच में भूमध्य रेखा 0 डिग्री। तो ऐसी कई सारी रेखाएं होती हैं, 1 2 3 4। भारत हमारा उत्तर में है, ठीक है। तो भारत हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक।
ऐसे ही कई सारी देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कई सारी देशांतर रेखा होती, तो ऐसे ये यहाँ से टच होती है। भारत की देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है पूर्व, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में भारत की स्थिति है। तो यही कहेंगे कि भारत की जो देशांतरीय रेखा है, ठीक है, वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, ठीक है। अब हम बात करते कि संपूर्ण भारत की अक्षांश रेखा कितनी है। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार नाम के जो द्वीप है, भारत केंद्र शासित प्रदेश, जो भारत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ग्रेट निकोबार जो है, जो सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार, ठीक है, जो कि निकोबार का ही द्वीप है, ठीक। तो ग्रेट निकोबार है 6 डिग्री 4 मिनट पर, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि संपूर्ण भारत की अक्षांश रेखा, तो आपको बताना है कि 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक। यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी भारत की अक्षांश रेखा है। और पूछ लिया जाए कि भारत की मुख्य भूमि की अक्षांश रेखा, तो आपको वही बताना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, ठीक। और देशांतर मैंने आपको बता ही दिया कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, ठीक है, जो कि लद्दाख में है, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि महान निकोबार या ग्रेट निकोबार में है, ठीक। अभी इसमें क्या है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? इसे कहते हैं किबुथु या फिर वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु है गौहरमाता या सरक्रीक, जो कि कहाँ है? जो कि गुजरात में है, ठीक। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी या केप कैमोरिन है, जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है। देखिए सबसे उत्तरी बिंदु, अभी ये अलग हो गया, तो ये आपका लद्दाख है, यहाँ पर अलग हो गया, तो यहाँ पर आपका लद्दाख, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है IC, जो कि यहाँ पे लद्दाख में है। सबसे पूर्वी बिंदु आपका अरुणाचल प्रदेश में है, कौन सा है? किबुथु या फिर वालांगू, ठीक। सबसे पश्चिमी बिंदु आपका गुजरात में है, ठीक है, जिसका नाम है सरक्रीक या फिर गौहर माता, ठीक है। और अगर हम सबसे दक्षिणी बिंदु भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कहें, तो तमिलनाडु में है, ठीक है, कन्याकुमारी या फिर केप कैमोरिन। तमिलनाडु में है कन्याकुमारी या फिर केप कैमोरिन, जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि। और कहा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आपको बताना है कौन सा? इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, वैसे इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि भारत, देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा कि भारत हमारा जो है उसका आकार कैसा है? वो है चतुष्कोणीय। कैसा है इसका आकार? चतुष्कोणीय। भारत की उत्तर से दक्षिण में ऐसी लंबाई और ऐसी ये है, इसकी स्थिति है चतुष्कोणीय। तो पूछ लिया जाए कि भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व लंबाई क्या है, इसकी पूरी ऐसी सीमा बना दिया जाए, ठीक है, कितनी है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, चलिए मैंने पूछ दिया, बताइए कि भारत की उत्तर से दक्षिण, ठीक है, और पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है? तो आप बताएंगे कि मैम भारत की उत्तर से दक्षिण है कितनी? 3214 या फिर 3214। और पश्चिम से पूर्व कितनी है? 2933, ठीक है, या फिर 2933। याद कर लीजिए, उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214। और पश्चिम से पूर्व कितनी है? इसकी है 2933,
ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं कि भारत के ऐसे वो राज्य बताएं जो कि ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय रेखा यानी कि ना तो किसी देश और ना ही किसी जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ना किसी देश और ना ही किसी जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ऐसे कितने देश हैं? 5। ना तो किसी देश और ना ही जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? देखो पहले तो हो जाएगा हरियाणा, जो कि पंजाब और यूपी के बीच में है और यूपी के पश्चिम में बॉर्डर पर है। कौन सा? पहला हरियाणा हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा आपका एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, ठीक है। चौथा झारखंड हो जाएगा और नीचे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ यहाँ पर टी यानी तेलंगाना, 5वां तेलंगाना, ठीक। तो आपको दिख रहा है कि हरियाणा किसी देश या किसी जलीय सीमा को स्पर्श कर रहा है? नहीं ना। तो पहले पे आपका हरियाणा, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, चौथे पे झारखंड और 5वें पे तेलंगाना। तो याद रख लीजिए कि 5 ऐसे राज्य हैं जो ना किसी भी देश को ना ही किसी जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। भूआवेष्टित देश या लैंडलॉक कंट्री या लैंडलॉक स्टेट, इन्हें किसे कहते हैं? याद रख लीजिए कि ऐसे देश या ऐसे राज्य जो ना किसी भी जलीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय रेखा को स्पर्श करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं भूआवेष्टित राज्य यानी लैंडलॉक स्टेट, ठीक। अभी बात करते हैं कर की रेखा। कर की रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर की रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर की रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से? ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपकी बना दी कर की रेखा, ठीक, मैंने आपकी बना दी है कर की रेखा। पहले पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे छत्तीसगढ़, ठीक है, 5वें पे झारखंड, 6वें पे पश्चिम बंगाल, 7वें त्रिपुरा, 8वें पे मिर्ज़ापुर, ठीक। आपसे पूछ लिया जाए क्रम में, चलिए बताइए पश्चिम से पूर्व में कर की रेखा जिस जिस स्टेट से गुजरती है उनका एक क्रम में बताइए पश्चिम से पूर्व। तो क्या बताएंगे आप? बताएंगे पहले पे आपका गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे छत्तीसगढ़, 5वें पे आपका आ जाएगा झारखंड जो कि बिहार से यहाँ से अलग हुआ है, 6वें पे आपका पश्चिम बंगाल, 7वें पे आपका त्रिपुरा और 8वें पे कौन सा? ठीक है, 8वें पे हो जाएगा मिजोरम, ठीक। सबसे कम सीमा बताइए, सबसे कम सीमा बताइए जो कर की रेखा को स्पर्श करती है, तो वो है कौन सी? राजस्थान की है। कौन सी है? राजस्थान की, ठीक है। और सबसे अधिक जो कर की रेखा को स्पर्श करती है वो है मध्य प्रदेश की, ठीक है। सबसे अधिक जो कर की रेखा को स्पर्श करती है वो है मध्य प्रदेश की। और सबसे कम सीमा किस राज्य की स्पर्श करती है? वो है आपकी राजस्थान की, याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, ठीक है, देशांतर रेखाएं क्या हैं। यहाँ भी वही आ गया कि अक्षांश रेखाएं हैं कि किसी देश की जलवायु स्थिति का पता चलता है किससे? अक्षांश रेखाओं से, ठीक। अब इसमें है कि कर की रेखा उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया से गुजरती है। आपको ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अभी हम बात करते हैं कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? तो आप में से कईयों को पता होगा कि मैम भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। कितनी है? 82.5 डिग्री है, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब मानक समय रेखा क्या है? जो यहाँ से निकली है, ठीक है। मानक समय रेखा भी तो देशांतर रेखा है ना, मानक समय रेखा भी तो देशांतर रेखा है। जो खड़ी हुई रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो 82.5 डिग्री भी तो देशांतर रेखा हुई ना, लेकिन इसे ये पूर्वी देशांतर रेखा है। समझ आ रहा? यह है पूर्वी देशांतर रेखा। अब ये कहाँ से गुजरी है? भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरी है, ठीक है। और कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक है। कौन सी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए ये है आपका मैप। अब मैप में मैं आपको समझाऊं कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के
मिर्ज़ापुर से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको निकालते हैं। मानक समय रेखा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये आपकी निकल गई। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि 5 राज्य से निकलती है। कौन सी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, चलिए अभी बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, सभी देशों की समय स्थिति का पता लगाने के लिए, सभी देशों की समय स्थिति का पता लगाने के लिए क्या किया गया कि यूरोप में एक देश है, कौन है? वो है लंदन। और लंदन के जो ग्रीनविच नामक एक स्थान है, वहाँ से एक रेखा निकाल दी गई। इसी को मैंने बताया था 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर प्रधान यामी उत्तर रेखा। यहीं से सारे देश की समय की स्थिति का पता किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा भारत इस 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान यामी उत्तर रेखा के पूर्व में है यहाँ पर। ठीक है, तो पूर्व में जितने देश हैं उनका समय प्लस में चलेगा और प्रधान यामी उत्तर या 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में जितने देश हैं उनका माइनस चलेगा। यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस। तो हमारे देश की स्थिति पूर्व में है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में है। तो हमारे भारत का समय यहाँ से 5.5 घंटा आगे होगा, 5.5 घंटा आगे होगा। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है। ये सब हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि हमारे देश का समय 0 डिग्री प्रधान यामी उत्तर रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन की ग्रीनविच से निकाली गई है, यहाँ से हमारे देश का समय 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि देशांतर रेखाओं से किसी देश का समय और स्थिति का पता चलता है। ठीक, अभी हम बात करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो हम बताएंगे कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत के स्थल पे कितने राज्य हैं? भारत के स्थल पे 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे एक तो है लद्दाख। ठीक है, और यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर। तो ये इनका विभाजन हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था 2019 तक, लेकिन जैसे ही अलग हुआ तो इसमें से लद्दाख अलग हुआ और इन दोनों को क्या किया गया? इन दोनों को एक केंद्र शासित बना दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग कर दी गई और लद्दाख की स्थिति अलग कर दी गई। ठीक, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए जो कि स्थल पे हैं। अभी 16 राज्य कौन से हैं जो स्थल पर हैं? तो पहला तो आप ले लीजिए यहाँ पे गुजरात। ठीक है, पहला ले लीजिए गुजरात। ठीक, दूसरा आपका राजस्थान। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा? तीसरा आपका हो जाएगा पंजाब। ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा हिमाचल। ठीक है, यहाँ पर हिमाचल। 5वां आपका हो जाएगा उत्तराखंड। 6वां यूपी। 7वां बिहार। 8वां सिक्किम। ठीक, 9वां आपका अरुणाचल। 10वां नागालैंड। 11वां आपका हो जाएगा मणिपुर। 12वां मिजोरम। 13वां यहाँ पर आपका त्रिपुरा। ठीक है, 14वां आपका हो जाएगा ये यहाँ हो जाएगा मेघालय। 15वां ये असम और 16 ये हो जाएगा कौन सा? ये आपका हो जाएगा 16वां पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो कि स्थल पर है, जो कि स्थल पर है। ठीक है, लेकिन इन 16 में 2 ऐसे राज्य हैं, 16 में 2 ऐसे राज्य हैं जो स्थल पे भी हैं और जलीय सीमा को भी स्पर्श करते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा अरेबियन सी है। ठीक है, यानी कि अरब सागर। ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यानी कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और दक्षिण पश्चिम में है अरेबियन सी और दक्षिण पूर्व में है बे ऑफ बंगाल। ठीक है,
तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी को आपका पश्चिम बंगाल टच करता है, ठीक है। और यहाँ पे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश यानी कि अंतर्राष्ट्रीय देश, और बंगाल की खाड़ी यानी कि जलीय सीमा यानी अंतर्राष्ट्रीय देश की सीमा और जलीय सीमा को बांग्लादेश टच करता है ये। और गुजरात की स्थिति ऐसी है, यहाँ पर है पाकिस्तान, पाकिस्तान, तो ये जलीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय देश दोनों को स्पर्श करता है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, गुजरात और कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल, ये याद रखना। और 16 राज्य ऐसे हैं जो कि स्थल पर हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि आगे कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। कौन कौन से देशों से लगती है, चलिए बताएं। यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर मैंने आपको बताया था भाई कि पाकिस्तान, यहाँ पर हो गया पाक, ठीक। यहाँ पर है चीन, ठीक है। पाक के ऊपर आप ले सकते हैं यहाँ पर अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान, ठीक। यहाँ पर आपका नेपाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेपाल। यहाँ पर भूटान, और ये आपका हो जाएगा म्यांमार, ये आपका हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। और नीचे है बांग्लादेश, ठीक, नीचे है यहाँ पर ये बांग्लादेश, ठीक है। हाँ चलिए, तो हम बताते हैं आपको काउंट करके, ठीक है। पहले पे पाकिस्तान, दूसरे पे यहाँ अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान के थोड़ा ऊपर है, तीसरे पे आपका चाइना, ठीक, चौथे पे यहाँ नेपाल, पाँचवें पे भूटान, छठे पे यहाँ पर म्यांमार, और सातवें पे बांग्लादेश। तो 7 ऐसे देश हैं जिसमें भारत की स्थलीय सीमा लगती है, ठीक है। और हम आपको बताते हैं कि इन 7 देशों में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा देश है कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा भारत से लगती है। तो भाई बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा भारत से लगती है। कौन सा देश है वो, बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश आपका टच भी तो कर रहा है, यहाँ आपका पश्चिम बंगाल से टच कर रहा है, यहाँ पर असम से ग्रीन टच कर रहा है, फिर यहाँ पे येलो मेघालय को टच कर रहा है, फिर यहाँ 3 ओर से बेचारा त्रिपुरा को तो पूरा ही ले लिया, ठीक है, त्रिपुरा को टच कर रहा है, और यहाँ पे मिजोरम को टच कर रहा है। तो बांग्लादेश की तो पूरी स्थिति है, जो ऐसे अधिकांशतः स्टेट हैं भारत के राज्य जो बांग्लादेश को स्पर्श कर रहे हैं, तो सबसे अधिक बांग्लादेश स्पर्श करता है। बांग्लादेश के बाद कौन है, बांग्लादेश के बाद है आपका चीन, बांग्लादेश के बाद है आपका चीन, ठीक है। बांग्लादेश के बाद पहले भी आपका बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, उसके बाद है आपका चीन, फिर आपका पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार और भूटान, फिर सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, आप सबसे अधिक है बांग्लादेश, सबसे अधिक है आपकी बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद चीन यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद है चीन, फिर तीसरे पे है पाकिस्तान, चौथे पे यहाँ पर नेपाल, पाँचवें पे यहाँ पर म्यांमार, और छठे पे है आपका कौन सा, भूटान, और सबसे कम आपका टच करता है अफ़गानिस्तान, ठीक है। अगर क्रम में पूछ लिया जाए सबसे अधिक सीमा टच करता है बांग्लादेश भारत को, और फिर बांग्लादेश के बाद कौन सा है, बांग्लादेश के बाद है आपका चीन, फिर है आपका पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बाद है आपका नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद कौन है, भूटान, कौन सा है, भूटान, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत की समुद्र तट रेखा, भारत की बात करते हैं, भारत की समुद्र तट रेखा, ठीक है, भारत की समुद्र तट रेखा। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं कि भारत की समुद्र तट रेखा 9 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत की समुद्र तट रेखा 9 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन से राज्य हैं, देखिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो टच करती है, ठीक है। यहाँ से हम बात करें, देखिए यहाँ से हुआ गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक ले लेते हैं हम, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल। तो आपकी समुद्री तट रेखा, भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा को स्पर्श करते हैं। तो 9 राज्यों में पहले पे आपका गुजरात आ जाएगा, दूसरे पे महाराष्ट्र आ जाएगा, तीसरे पे महाराष्ट्र के नीचे ये छोटा सा जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है गोवा आ जाएगा, ठीक है। चौथे पे आपका कर्नाटक आ जाएगा जो पर्पल कलर में है, 5वें पे केरल आ जाएगा, छठे पे आपका तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक।
7वें पे आंध्र प्रदेश, 8वें पे आपका उड़ीसा आ जाएगा और 9 में पश्चिम बंगाल। अभी यही नहीं पूछेगा, एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। यही नहीं पूछेगा कि भाई ये बताइए कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो भारत की जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है, या कितने राज्य हैं जो भारत की जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो आप बता दें अरे सर या मैम भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अब ये गया समय, ये नहीं, अभी ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए पश्चिम में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में बताइए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, और पूर्व में बताइए ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। आपको बताना होगा कि मैम पहले पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे गोवा है, चौथे पे आपका कर्नाटका है, 5वें पे केरल है। ठीक, अब यहाँ उत्तर से लगाएं तो पहले बताना पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे उड़ीसा है, ठीक है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है और चौथे पे तमिलनाडु है। ये आपका हो गया उत्तर से दक्षिण। ठीक, क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। और जो हमने आपको बताया था कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि स्थलीय, ठीक है, ये हाँ ये आपका हो गया है। ठीक है, देखिए ये आपको मैंने बता दिया कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक, ये आपके 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो भारत की मेन कोस्टल एरिया या भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई कितनी है पता है, उसकी लंबाई है 5422। ठीक है, ये नहीं है 5422 किलोमीटर, 5422 किलोमीटर। और द्वीपीय सीमा की लंबाई अगर हम ले लें तो 2494 किलोमीटर। ठीक है, अब द्वीपीय सीमा कैसे, जैसे हम लक्षद्वीप, अब लक्षद्वीप भी तो द्वीप है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, और महाराष्ट्र के पास है सालसेट द्वीप। ठीक है, तो ऐसे न्यू मूर द्वीप जो कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल उड़ीसा के पास है। तो ये छोटे छोटे से जो द्वीप है और बड़े द्वीप है, इन सबको मिलाकर 2094 किलोमीटर द्वीप। ठीक, और भारत की जो मेन कोस्टल एरिया है, मुख्य भारत की मुख्य समुद्री तटरेखा की लंबाई है 5422। भारत की द्वीपीय सीमा की लंबाई है 2094 किलोमीटर। और अगर हम दोनों को जोड़ दें कि मुख्य भूमि और द्वीपों की लंबाई को जोड़कर कितनी हो रही, तो आप कहेंगे 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। ठीक, अब बात करते हैं कि 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री तटरेखा या कोस्टल एरिया से लगते हैं। कौन कौन से, पुदुचेरी, ठीक, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक, हो गए। कौन कौन से हैं, पुदुचेरी है, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप है, अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। ठीक, अभी आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि अंडमान निकोबार की है। ठीक है, लेकिन अगर राज्य में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि राज्य में गुजरात की है। राज्य में किसकी है, गुजरात में। केवल ये पूछ लिया जाए भारत में किस राज्य की, भारत में किस राज्य की। ठीक है, तो राज्य का पूछ लिया जाए तो आपको गुजरात की बताना, सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की, ये ऐसे गुजरात की है। सबसे कम तटरेखा है आपकी गोवा की, ये तो गोवा छोटा सा है। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि भारत में किसकी सबसे लंबी तटरेखा है, ठीक है, तो आपको बताना है अंडमान निकोबार। अगर पर्टिकुलर राज्य का नाम नहीं लिया तो आपको अंडमान निकोबार। और अगर पूछ लिया जाए किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो भाई आपको बताना किसकी, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत की प्रादेशिक सीमा की लंबाई। चलिए अब तो बहुत हो गया, ठीक है, टाइम भी हो रहा है और अगर मैंने अब ज़्यादा पढ़ा दिया तो आप बोर हो जाएंगे। खैर आज के लिए इतना ही बना रहने दीजिए। ठीक है, कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, और जो भी आपकी एडवाइस होगी तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताना आप, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। ठीक है, तो आपका जो भी सजेशन होगा मैं उसको फॉलो करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप रेगुलर देखते रहना। ठीक है, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने में। सो प्लीज़ आप डेली देखना, कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हुई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए ठीक है, चलते हैं और फिर कल फिर मिलेंगे। चलिए।